मेरा नाम रिहाना बशीर है। आज मैं आपके साथ DKT संडे सक्सेस स्टोरी में अपनी जर्नी के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करूंगी। मैं अपनी रीजन की फ़र्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर होंगी। मैंने कैसे विदाउट कोचिंग, विदाउट टेस्ट सीरीज़ इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया और कैसे मेरी लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स आए और कैसे डायलेमास आए, जैसे कि मेरे PG को मुझे छोड़ना पड़ा फॉर दिस UPSC सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम। मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी। मेरी एग्ज़ाम के प्रेप के दौरान मेरी मम्मी के हिप फ्रैक्चर हुआ था और कैसे कैसे लाइफ में स्ट्रगल आए कि मेंस की प्रेप में कैसे एग्ज़ाम्स का क्लैश भी हुआ और कैसे इन सब चीज़ों को ओवरकम करते हुए मैंने ये एग्ज़ाम दिया और इसे क्वालिफ़ाई किया। आई होप कि ये चीज़ें आपको मेरे लाइफ के लेसन्स आपको मोटिवेट करें, तो इसलिए देखते रहिए DKT। मेरा नाम रिहाना बशीर है। मेरा UPSC CSC 2018 में रैंक 187 है। मैं अपने जम्मू डिवीज़न के पीर पंजाल रीजन की फ़र्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर हूँ और मेरी जो प्रिपरेशन है वो मैंने अपने होम स्टेट अपने घर पे ही की है। तो मेरी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप कि मेरे जर्नी के अप्स एंड डाउन्स और उनसे मैंने क्या क्या सीखा, मेरी सारी जो भी प्रॉब्लम्स आई और कैसे मैंने उन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए हाउ आई प्रिपेयर्ड एंड रीच टू दिस पॉइंट। आई होप कि खासकर लड़कियों को इसकी हेल्प मिलेगी जो ड्रीम करते हैं कि हम भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दें, बट ये सोच के कि शायद हमसे नहीं होगा, शायद हम घर पे बैठ के इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते या हमें किसी स्टेट को छोड़ के कहीं और जाके कोचिंग लेके करना पड़ेगा, तो हम नहीं कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं है। आई होप कि मेरी कैसी जर्नी रही वो आपको हेल्प करे। मेरी स्कूलिंग आर्मी स्कूल रत्नूचक से हुई है। वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कहूँगी कि टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो 2006 में मेरे फादर की डेथ हो गई एंड मेरी मम्मा और हमारे लिए इट वाज अ बिग शॉक। तो उस प्रॉब्लम को हमने उस टाइम को, उस बेरीवमेंट को हमने बहुत स्ट्रांगली और काफ़ी अच्छे से फेस किया। मेरी मम्मा का काफ़ी सपोर्ट रहा हमें। मम्मा ने हमेशा हर डिसीजन में हमारी हेल्प की है और हमारी ज़रूरतों को हमेशा पूरा किया। और 12th में जब फाइनली हमने MBBS की सीट निकाली एंड आई रीच्ड माय कॉलेज का टाइम ऐसा था कि व्हेन आई रियलाइज कि पढ़ाई कैसे की जाती है, हाउ टू स्टडी, दैट वाज कॉलेज का टाइम जब मैंने ये चीज़ सीखी। अपने सारे कॉलेज में मेरे टीचर्स ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की इस चीज़ में और कॉलेज का टाइम ऐसा टाइम था जब मैं अपने आप को फाइंड कर पाई कि लाइक कैसे मेरे पोटेंशियल्स क्या हैं, कि आई कैन डू मैनी थिंग्स। मैं बहुत कुछ जो एस्पायर करती हूँ वो मैं अचीव भी कर सकती हूँ। इट वाज माय कॉलेज टाइम एंड ऐसा है कि मेरी हमेशा से मेरा ड्रीम था कि मैं डॉक्टर ही बनना चाहती थी एंड मैंने अपने MBBS के टाइम बहुत सिंसियरली पढ़ाई भी की कॉलेज टाइम और इसके काफ़ी ड्रीम्स भी रखे थे मैंने कि मुझे इस फील्ड में कैसे आगे जाना है, कैसे न्यू स्किल्स एक्वायर करने हैं, कैसे सोसाइटी के लिए काम भी करना है। तो इट वाज इंटर्नशिप के टाइम ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी सिचुएशंस पता चली मुझे कि सब कुछ डॉक्टर्स होके मैं वो चीज़ें नहीं कर पाती। बहुत सारी चीज़ें और होती हैं जो लाइफ में डॉक्टर रह के मैं लिमिटेड पोजीशन पे अपने आप को महसूस कर रही थी। तो फाइनली आई डिसाइडेड कि सिविल सर्विसेज ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे वो चीज़ें अचीव करने में हेल्प करेगा। तो फाइनली इट वाज इन द मिडल ऑफ इंटर्नशिप जब मैंने ये चीज़ डिसाइड की थी कि आई शुड गिव सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, बिकॉज कुछ ऐसी चेंजेस थी जो मैं देखना चाहती थी और आई फॉलोड दिस थिंग कि यू शुड बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड एंड आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर इट डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने नीट PG की सारी प्रेप कर ली हुई थी और मैं देने भी वाली थी उसका एग्ज़ाम एंड आई मेड अ डिसीजन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलूँगी UPSC प्रेप के लिए वो आती है आपकी
आपकी मोटिवेशन, तो मेरी मोटिवेशन थी कुछ ऐसी चेंजेस जो मैं चाहती थी कि आएँ, और एज अ डॉक्टर मैं उन चीज़ों को कभी चेंज नहीं कर पाती, जो कि अभी भी पेंडिंग है। मेरा ड्रीम, मेरा गोल अभी भी वही है, आई हैव टू डू दोज थिंग्स। और ये मोटिवेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी सिंसियर मोटिवेशन ही है जो आपको इस पूरी जर्नी, जिसमें अप्स एंड डाउन्स हैं बहुत ज़्यादा, आपको बहुत बार फेलियर्स फेस करने पड़ेंगे, बहुत बार ऐसा टाइम ऐसा आएगा जब आपको ये लगेगा कि शायद आपने गलत डिसीजन लिया है। जब आप एक सिंपल, एक बिल्कुल आपका प्री फॉर्म पाथ था, जब आपको पता है कि आप आराम से चीज़ें एक्वायर कर सकते थे, तो आप एक ऐसा एक अनसर्टेन जर्नी की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे आपको पता नहीं कि आप उसको अचीव कर भी पाएंगे टाइम पे या नहीं। तो ऐसे टाइम में सबसे ज़्यादा जो आपको इस जर्नी में मेंटेन करने के लिए हेल्प करती है वो है आपकी मोटिवेशन। एक सिंसियर मोटिवेशन ही आपको आगे लेके जाएगी। वो मोटिवेशन आपको हर टाइम याद आएगी जब भी आपको लगेगा कि आप क्विट करना चाहते हैं इस प्रेप को। तो इसलिए एक अच्छी मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइंड योर मोटिवेशन, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी straight away service of the society, it could be to fulfill the dream of your parents, it could be anything, but it has to be a very strong motivation to keep you through the journey. एंड मेरी मोटिवेशन जो थी वो कुछ बियॉन्ड बीइंग अ डॉक्टर, एक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस की थी, और वो मोटिवेशन मुझे फाइनली हेल्प की। बिकॉज 2017 में जब मैंने नीट पीजी दिया था, आई वाज गेटिंग माय डिज़ायर्ड ब्रांच, आई ऑलवेज वांटेड टू डू मेडिसिन एंड आई वाज गेटिंग इट, डिज़ायर्ड कॉलेज आई वाज गेटिंग इट। बट देन 2018 का प्री पास था, और मुझे डिसाइड करना था कि शुड आई लीव द पीजी, काउंसलिंग होने वाली थी, शुड आई गो फॉर इट और नॉट, और या फिर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दूँ। तो आई न्यू इट कि मेरा कॉन्शियंस कभी मुझे माफ़ नहीं करेगा अगर मैं अभी क्विट कर जाती हूँ। आई हैड टू मेक अ डिसीजन, और वो जो रिस्क उस टाइम ली थी, अगर मैंने नहीं ली होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो आई टुक द डिसीजन, आई लेफ्ट मेरा नीट पीजी का काउंसलिंग मैंने नहीं ज्वाइन की, एंड आई गेव दिस एग्ज़ाम 2018 का प्री, and finally I am here qualified with 187 rank. and ये चीज़ है कि आप लाइफ में आपको बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे डायलेमा क्रिएट होगा, जहाँ पे आप सोचेंगे कि आपको बहुत इजी चीज़ मिल रही थी, आपको सभी बोलेंगे कि यू हैव दिस थिंग, व्हाई आर यू लिविंग दिस थिंग, क्यों छोड़ रहे हो इसको, बाकियों को नहीं मिलता है। तो बट अगर ऐसा है कि एक जज्बा, एक पैशन अगर आपके पास है, यू वांट टू डू दिस, यू शुड गो फॉर इट, टेक द रिस्क। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने साथ जस्टिस नहीं करेंगे, आप जो ऑलरेडी जो चीज़ जिसको आप छोड़ने वाले हैं उसके साथ भी जस्टिस नहीं करेंगे उसको कंटिन्यू करके, क्योंकि आपका जो पैशन है वो कुछ और है, वहाँ पे आप सबसे बेस्ट कर सकते हैं। तो फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर पैशन, टेक द रिस्क एंड बी करेजियस, क्योंकि ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको आगे। मेरी प्रेप के टाइम ऐसा है कि कभी लाइफ स्मूथ नहीं रहती है, आपकी लाइफ में डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रगल्स आएंगे, बी इट हेल्थ ऑफ योर पेरेंट, बी इट योर ओन हेल्थ, या फिर अनटूवर्ड सिचुएशंस, जैसे कि कभी कभी पेपर्स लोगों के मिस हो जाते हैं, या फिर कोई भी सिचुएशन कभी भी आ सकती है। दे कम एज अ हर्डल, दे मेक यू स्ट्रॉन्ग। तो आपको उनको फेस करना है। ऐसा नहीं कि सैडनेस आएगी, देयर विल बी मोमेंट्स ऑफ सैडनेस, उन मोमेंट्स को ओवरकम करना है, यू विल बिकम अ बेटर पर्सन। ये जो सारा है, ये सारी की सारी चीज़ें एट द एंड रिफ्लेक्ट्स इन योर पर्सनैलिटी। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम योर मोटिवेशन, द मोमेंट यू डिसाइड टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, वहाँ से स्टार्ट होगा आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस। जब आप फाइनली डिसाइड करते हैं, फिर देन यू गो थ्रू द हर्डल्स, गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस, पूरे साल लग जाते हैं, 2 साल 3 साल, एंड दिस मोल्ड्स योर पर्सनैलिटी। बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज़ दैट कि आप पॉजिटिव आउटलुक रख पा रहे हैं या नहीं। तो पॉजिटिव आउटलुक, और हमेशा लाइफ को यू आर लुकिंग अप टू द लाइफ, तो बहुत हेल्प होगी
इसका एक दूसरी हेल्प भी है कि आपको पर्सनैलिटी टेस्ट में यू विल गेट वेरी गुड रैंकिंग, बिकॉज आप एक जेन्युइन पर्सनैलिटी के साथ आएंगे, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि काफ़ी पॉजिटिव है, जो कि पूरे एनवायरनमेंट को हैप्पीनेस एंड एक पॉजिटिव आउटलुक देती है. And coming to my journey, back to my journey, मेरी प्रेप जो है वो मैंने घर पे की है. मैंने जो यूज़ है सबसे ज़्यादा इंटरनेट का किया है, बट इंटरनेट ऑन एंड ऑफ होता था, तो मैं हार्ड कॉपीज़ निकलवा लेती थी चीज़ों की, एंड आई यूज़ टू स्टडी देम एट होम. एंड मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरी प्रेप में जिस चीज़ का रोल रहा है वो है गाइडेंस का. तो ऐसा नहीं है कि यू कैन डू स्ट्रेट अवे, बिकॉज एक पर्सन जो अचानक से डिसाइड किया जिसने कि सिविल सर्विसेज में आना है, उसको गाइडेंस की काफ़ी ज़रूरत होती है. तो इंटरनेट इज़ फुल ऑफ गाइडेंस. वी हैव हमारे पास टॉपर्स के बहुत सारी नोट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, स्ट्रेटजीज़ उन्होंने शेयर की हुई हैं. यू शुड गो थ्रू देम, एंड उससे एक जनरल आइडिया आपको लग जाएगा कि हाउ यू हैव टू अप्रोच. आपको कैसे ऑप्शनल कैसे अपने कॉलेज टाइम में ही पढ़ लेना चाहिए, जीएस का कैसे रोज़ करंट अफेयर्स के साथ कंटैक्ट में रह के लिंक्स बनाना मल्टीपल, वो सब जो है वो आपको गाइडेंस से ही पता चल पाता है. मेरे लिए गाइडेंस मेरे भाई की फॉर्म में था. ही वॉज स्ट्रगलिंग ऑलरेडी विद हिज प्रेप, एंड आई रिमेंबर कि व्हेन ही वॉज स्ट्रगलिंग विद हिज प्रेप, तब मैं अपनी इंटर्नशिप कर रही थी. आई वॉज नॉट इनटू द सिविल सर्विसेज की प्रेप में नहीं थी तब मैं. तो काफ़ी स्ट्रगल्स किए उसने. इवन हिज अप्स एंड डाउन्स मेरे लिए ये बेनिफिशियल हो गया कि वी वर एबल टू फाइंड आउट व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ डू यू फिल्टर थिंग्स आउट, और वो जो फिल्टर है वो हिट एंड ट्रायल से ही आता है. और हिट एंड ट्रायल से जो इंसान मिस्टेक से सीखता है वो हम लोग शेयर करते हैं आपके साथ, एंड देन यू गेट टू नो कि क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, और कैसे आप विदाउट हर्डल्स ये चीज़ कर सकते हैं. तो मेरे लिए गाइडेंस, और फिर गाइडेंस आई होप कि मेरी जो प्रेप है वो आपके लिए गाइडेंस बने आगे. तो घर पे कैसे करना है, इसके लिए ऐसे है कि आपको सबसे पहले यू मस्ट प्लान अ टाइम टेबल, एक प्लान पूरा चार्ट आउट करना है अपने पूरी प्रेप का कि आपको कब एग्ज़ाम देना है. दिस इज़ द ईयर आई एम गोइंग टू गिव एग्ज़ाम, एंड मेरे पास इतना टाइम है. उस पूरे टाइम का बहुत जुडिशियस यूज़ करना है, बिकॉज लाइफ में कभी कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. बट इफ़ यू हैव अ टाइम टेबल, यू हैव अ टाइम प्लान, देन यू विल बी एबल टू मैनेज. चीज़ें मैनेज हो जाती हैं अगर टाइम प्लान हो, क्योंकि अगर एक इंसान विदाउट प्लान के इस चीज़ को कैरी ऑन करता है तो ऐसा हो जाता है कि ही और शी मे बी एबल टू डू इट. बट अगर प्लान के साथ कर रहे हो तो काफ़ी जल्दी हो जाता है, एंड काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी रिवीजन का टाइम मिल जाता है. तो हैव अ प्लान, पूरा प्लान बनाओ कि कैसे इतने टाइम में आई हैव टू कंप्लीट माई ऑप्शनल, और इतना टाइम है मेरे पास पूरा जीएस करने का, मेंस कंप्लीट करने का, फिर आती प्री की प्रेप. तो फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ एंटायर 1 ईयर. तो इस 1 ईयर में आपको सबसे पहले जो है वो है आपका ऑप्शनल. यू शुड फोकस ऑन दैट, जो कि जिसकी प्रेप आई वुड से कि आपके कॉलेज टाइम में ही स्टार्ट हो जानी थी. यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट कि ऑप्शनल जो है वो आप अपने कॉलेज टाइम में ही ढूंढ लें और उसको काफ़ी सिंसियरली पढ़ें. बट इन केस आपके कॉलेज के बाद, जैसे कि मेरे केस में हुआ कि कॉलेज के बाद आपका डिसीजन बनता है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का, तो देन अगेन यू शुड गो थ्रू द ऑप्शनल का पूरा ऑप्शनल के सिलेबस से गुजर के जाएँ, और वो ऑप्शनल चूज़ करें जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं. तो जैसे आप गुजर के जाते हैं पूरे सिलेबस में से, एंड यू फाइंड कि आपको फ़िलासफ़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, दैट यू वांट टू रीड इट, एंड आप काफ़ी अच्छे से पढ़े हैं, या फिर आपने कॉलेज में फ़िलासफ़ी पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिया था, तो आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करना है जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं. क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आप उसमें बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं, एंड उसमें क्रिएटिविटी की वजह से आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं. डोंट गो टूवर्ड्स सम सब्जेक्ट जो आपको लग रहा है, आपको किसी ने बोला है कि इसमें बहुत अच्छे स्कोर आते हैं, एंड इट इज़ टफ फॉर यू. तो वैसे नहीं करना है. फाइंड अ सब्जेक्ट जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, एंड उससे आपका ऑप्शनल काफ़ी जल्दी और काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा, और आपको एज भी मिलेगी. एंड आफ्टर दैट यू शुड मेक नोट्स, गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर्स, सी द पैटर्न,
पूरा पैटर्न देखो कि कैसे आ रहे हैं क्वेश्चंस काफ़ी सालों से, एंड देयर इज़ ऑलवेज अ पैटर्न, फाइंड दैट आउट एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। एक कॉपी बनाओ आप अपनी ऑप्शनल की, एंड उसमें नोट्स पूरे जो सिलेबस के हिसाब से टॉपिक्स है उसके नोट्स बना लें, एंड पूरा उस कॉपी को मेंटेन करें एंड गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन। हर बार एक बार मेहनत लगेगी, फिर उसके बाद आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। व्हेन यू गो थ्रू रिवाइज थिंग्स, तो बार बार रिवाइज करने से वो एक परमानेंट मेमोरी बन जाती है और आपके पास काफ़ी टाइम होता है एग्ज़ाम में क्रिएटिव होने का। MBBS के टाइम हम करंट अफेयर्स से काफ़ी दूर रहते हैं और हिस्ट्री, इकॉनमी, पॉलिटी ये सब जो है वो 10th में छूट गए होते हैं और हमें बिल्कुल इनका काफ़ी आइडिया जो है वो बिल्कुल रहा नहीं होता है। तो हमारे लिए, खासकर मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई वो आई GS को प्रिपेयर करने में। तो GS की प्रिपरेशन जो है वो स्टैंडर्ड बुक्स आपको मार्केट में मिल जाती हैं। तो मैंने एक तो स्टैंडर्ड बुक्स का यूज़ किया और इंटरनेट का यूज़ किया, बट क्योंकि इंटरनेट हमारे रीजन में कभी आता है और कभी जाता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती थी और काफ़ी कभी डिस्पेयर की फीलिंग भी आती थी कि अब क्या करें, अब हमारे पास मटेरियल नहीं है। तो जब भी इंटरनेट आए तो आई वुड सजेस्ट कि आप बिल्कुल फोकस्ड उसकी सर्फिंग करें और चीज़ें डाउनलोड कर दें। काफ़ी ज़्यादा मटेरियल इंटरनेट पे है और आप उसकी हार्ड कॉपीज़, उसके प्रिंट आउट्स निकलवा सकते हैं, वरना नहीं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और ख़ासकर जब आपको फॉर्म्स वगैरह फिल करने हो और कभी कभी आपके पास टाइम कम होता है फॉर्म्स फिल करने के लिए एंड इंटरनेट ऑफ हो जाता है बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशंस, तो इसलिए यू शुड मेक श्योर कि जब भी आपको फॉर्म्स फिल करने हो तो आप जब भी नोटिफिकेशन आए तब ही कर लें और वेट ना करें कि किसी और दिन का, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो यू शुड बी वेरी विजिलेंट, खासकर ऐसी सिचुएशन में जब इंटरनेट के साथ प्रॉब्लम्स आ रही हों। तो मेरा ये था कि अगर कभी इंटरनेट नहीं होता था तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स का मैं यूज़ कर लेती थी। तो ऐसा नहीं है कि आपको टोटली इंटरनेट पे ही डिपेंडेंट रहना है। आप बुक्स जो हैं वो मार्केट में बुक स्टोर्स पे आराम से मिल जाती हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। उन बुक्स के बारे में हर जगह मेंशन है, हर जगह लिखा हुआ है कि आप क्या टॉपिक कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आप वो आराम से पढ़ें, उनको रिवाइज़ करते रहें और सिलेबस के साथ टिके रहें तो आराम से हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप टाइम पे किसी जगह पहुंच पाएँ, खासकर जैसे कि अगर आप मेंस दे रहे हो तो उसकी प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी खासकर मेरे रीजन में तो ऐसा होता है कि हम अगर प्रॉपर्ली प्लान ना करें तो हम टाइम पे शायद अपने एग्जामिनेशन सेंटर भी ना पहुंच पाएँ। तो काफ़ी विजिलेंट रहना चाहिए और टाइम पे एग्जामिनेशन सेंटर पहुँचना चाहिए। अगर मैं अपनी लाइफ की एग्जाम्पल दूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा इंटरव्यू था 1 मार्च को एंड उससे पहले देयर वाज कर्फ्यू इन जम्मू। तो ऐसा हो गया था कि थैंक गॉड कि मैंने पहले ही डिसीजन ले लिया था कि मैं दिल्ली आ जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं आई होती तो इवन एयरपोर्ट्स क्लोज हो गए थे, तो शायद मैं शायद अपना इंटरव्यू ही नहीं दे पाती। तो यू शुड बी वेरी विजिलेंट अबाउट इट कि जब भी आपका कुछ हो तो खासकर जैसे इंटरव्यू या कुछ हो तो यू शुड डू प्लानिंग पहले ही 4-5 डेज़ पहले। सिचुएशंस कैसी भी हो सकती हैं, इट कैन टेक टर्न फॉर द वर्स, तो बट यू शुड बी वेरी रेडी फॉर इट। लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगे और ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आएंगे, वो पक्का आएंगे, बट यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट एंड वेरी यू शुड प्लान फॉर इट। बीइंग अ गर्ल आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। जो एक गर्ल को सिचुएशन जो फेस करनी पड़ती है वो सबके सिमिलर नहीं होगी। एक एक्स्ट्रा हर्डल्स, एक्स्ट्रा स्ट्रगल्स एक गर्ल की लाइफ में आती हैं। तो अगर आप प्लान कर रही हैं कि आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना चाहती हैं तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपको कॉन्फिडेंस रखना है। यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। आई विल टेल यू दैट यू आर लाइक एवरीथिंग, यू आर अ यूनिवर्स इन योर सेल्फ। तो आप अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। यू कैन डू इट। आप किसी से कम नहीं हैं। आप आराम से इस एग्ज़ाम को, आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकती हैं। अगर आपको भरोसा हो, मोटिवेशन हो और गाइडेंस हो तो आप ये आराम से कर सकती हैं।
अगर मेरी लाइफ की स्ट्रगल्स की मैं बात करूं तो बीइंग अ गर्ल सिर्फ लड़कियों के साथ जो एक्स्ट्रा स्ट्रगल्स होते हैं वो ही नहीं थे, मेरे साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स आई ड्यूरिंग मेरे मेंस का जब एग्ज़ाम था तब मेरी मम्मा की हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं थी। एंड लाइफ में ऐसा था कि अब मेंस भी था और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का भी मेंस था, यूपीएससी का मेंस था। मम्मा की हेल्थ ख़राब हो गई थी, मेरे भाई ट्रेनिंग पे थे, घर पे कोई नहीं था। आई वॉज देयर टू आई हैड टू डू घर का काम भी, मम्मा की केयर भी, मम्मा का इमोशनल सपोर्ट भी, क्योंकि जब कोई इंसान बीमार होता है तो हेल्थ का तो केयर करना ही पड़ता है, बट सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो होता है इमोशंस पे। तो उन सबको हैंडल करना, घर का बाहर का एवरीथिंग आई हैड टू हैंडल इट। एंड अगर मैं प्लान नहीं करती अपने डे को, और अगर मैं प्लान नहीं करती कि अगर मैं अफसोस मनाती रह जाती कि आई एम नॉट बीइंग एबल टू सिट एट वन प्लेस एंड अब मैंने 18 घंटे नहीं पढ़ा है, अब मेरा नहीं होगा, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता। बट आई प्लान द डे, मेरे पास जितने भी आवर्स थे मैं उन पूरे आवर्स का जुडिशियस यूज़ करती थी, प्रॉपरली सिंसियरली। जब भी मैं पढ़ती थी तो प्रॉपरली पढ़ती थी, नो मैटर हाउ मच आवर्स इट वाज। एंड आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं स्ट्रेस अपने ऊपर ना ले लूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस एग्ज़ाम में यही होता है कि आपको अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं लेना होता। यू हैव टू फाइट द स्ट्रेस ऑफ देयर विल बी फीलिंग, जब आपको लगेगा कि एग्ज़ाम आपने इतने आवर्स का प्लान किया था, आपने नहीं किया, तो ये एक अलग लेवल हम अपने ऊपर स्ट्रेस डाल देते हैं और पढ़ते नहीं हैं। तो ऐसा स्ट्रेस नहीं लेना है। यू मस्ट थिंक कि जितना भी आपने पढ़ा है उसको सिंसियरली पढ़ के यू मस्ट थिंक कि इट्स मोर देन इनफ। एंड अब हम नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट द जर्नी अगेन एंड ट्राई टू कंप्लीट हम अपने जितने भी टारगेट्स, अपने गोल्स जो हमने बनाए हैं उस दिन के लिए, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे विद अ न्यू ज़ील, एक नई दम के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये है कि क्योंकि मेरी मेंस की प्रेप में केएस का भी प्रिपरेशन थी, जिसमें मुझे अलग से 2 ऑप्शनल पढ़ने थे। देयर वाज फ़िलासफ़ी एंड सोशियोलॉजी आल्सो। एंड वो यूपीएससी के मेंस से 1 मंथ पहले मेंस होना था केएस का। तो वो जो 1 मंथ मुझे यूपीएससी की प्रेप के लिए मिला था, तो मैं उसमें आंसर राइटिंग नहीं कर पाई थी प्रॉपरली। आंसर राइटिंग प्रॉपरली भी नहीं कहूँगी कि मैं कर ही नहीं पाई थी, बिकॉज आई हैड टू स्टडी अ लॉट। बहुत कुछ पढ़ने के लिए बाकी था, पूरा एथिक्स बाकी था, वर्ल्ड हिस्ट्री बाकी थी, और जीएस तो पढ़ना ही पढ़ना था ऑप्शनल, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो तैयार ही था, बट रिविजन्स बाकी थी। तो इस पूरे 1 मंथ में काफ़ी हेक्टिक रहा और मैं आंसर नहीं लिख पाई, और मुझे बिल्कुल जनरल आइडिया नहीं था कि पेपर में कितनी स्पेस होती है, कितना होता है। मेंस में जब मैंने फर्स्ट टाइम आंसर शीट देखी तो इट वाज अ सरप्राइज़ फॉर मी कि स्पेस कितनी कम होती है और यू हैव अ लॉट टू स्टडी, कि क्वेश्चंस कितने ज़्यादा होते हैं एंड टाइम कितना कम होता है। तो वो मुझे मेंस में ही पता चला था, जिसकी वजह से काफ़ी क्वेश्चंस छूट भी गए थे मेरे। तो ऐसा था कि मेरी आंसर राइटिंग कॉलेज के टाइम ही बेटर थी, तो मैं बेटर कर पाई एंड इट डिड नॉट बैकफायर। बट अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करते हैं और अगर आप एक एक साइमुलेशन में आंसर्स नहीं लिखते हैं एक पूरे पेपर की, तो इट कैन बैकफायर। तो आई वुड रिकमेंड, मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगी कि आप आंसर्स लिखें, और ऐसे लिखें कि वो पूरा एक पेपर की सेटिंग में होना चाहिए, मीन्स 3 आवर्स, एंड जितने भी एक यूपीएससी में क्वेश्चंस होते हैं, सो दैट आपको पता चल पाए कि कितना लिखना है और कितनी जल्दी लिखना है, और कैसे अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि आप रेलिवेंट चीज़ें ही अपनी आंसर शीट में लिखें और टाइम पे लिखें, बिकॉज एवरी क्वेश्चन मैटर्स अ लॉट। और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एंट्री ही नहीं, आपके रैंक को डिसाइड करेगा, आपके कैडर को, आपकी डिज़ायर्ड ब्रांच को मैटर करेगा। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है टू हैव आंसर राइटिंग सेशन। अपना आंसर्स अगर आप रिव्यू भी नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टिल टू राइट आंसर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर एक पूरे सेटिंग में। मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि मैंने टेस्ट सीरीज़ कोई ज्वाइन नहीं की थी, मैंने आंसर राइटिंग नहीं की थी टेस्ट सीरीज़ में, बट ये
चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप अगर किसी गांव के इलाके से हैं जहाँ पे टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल नहीं होती है, और अफोर्डेबिलिटी का भी मसला होता है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता टेस्ट सीरीज़, तो मैं उनके लिए ये बोलूँगी कि मार्केट में हार्ड कॉपीज़ मिलती हैं टेस्ट सीरीज़ की, और वो काफ़ी सस्ती होती हैं, तो आप उनमें से गुजर के जाइए. इट विल गिव यू अ जनरल आइडिया कि आंसर कैसे लिखा जाएगा. एंड और ऐसा होगा कि उनसे सीख के उस पूरे जनरल आइडिया को उनको पढ़ के आप जो आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, तो आप वैसे उसको एक बेंचमार्क ले सकते हैं और अपने आप को खुद इवैल्यूएट कर सकते हैं अगर आपके आगे पीछे कोई इवैल्यूएटर नहीं है. और आपको काफ़ी हद तक यू विल बी एबल टू इम्प्रूव अ लॉट उन हार्ड कॉपीज़ को पढ़ के. और टॉपर्स की कॉपीज़ भी अवेलेबल होती हैं इंटरनेट पे, खासकर अगर आपको गांव में मिल रहा है इंटरनेट, इफ़ यू हैव जितना भी थोड़ा बहुत ऑन ऑफ जो भी, तो उसका प्रॉपर यूज़ करके यू कैन गो थ्रू द टॉपर्स की हार्ड कॉपीज़, उनकी कॉपीज़ से गुजर के आप जाइए और आपको जनरल आइडिया लग जाएगा कि आंसर कैसा होना चाहिए. तो आप बहुत अच्छे से एक आंसर लिख सकते हैं विदाउट इवैल्यूएशन, विदाउट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये नहीं सोचना कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे बिकॉज आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की थी. यूपीएससी की प्रिपरेशन के टाइम ऐसा होता है कि आपको एक डिफरेंट माइंडसेट पूरा क्रिएट करना पड़ता है, और वो एक माइंडसेट जो है वो आपकी प्रेप में खुद ब खुद आगे क्रिएट भी होता जाता है. आपको एक ऐसी थिंकिंग लानी पड़ती है जिसमें आपको सॉल्यूशंस ढूंढने होते हैं. प्रॉब्लम्स तो हैं हमारे आगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी भी, तो एक वैसा माइंडसेट कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढें, वो इस पूरी प्रेप में रखेंगे अगर हम, तो ये काफ़ी आसान जर्नी लग जाती है. एकदम आपको अपने स्ट्रगल्स नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आपको एक रूम मिलता है, एक स्पेस मिलती है टू ग्रो एज अ पर्सन, टू ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग. तो आप इसकी प्रेप में चाहे आप जीतें या हारें, चाहे आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि आप ग्रो करते हैं एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग. आप बहुत कुछ सीखते हैं. यू बिकम समथिंग जो सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है और लाइफ में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आराम से ढूंढ लेता है. एक ऐसा पर्सन जिसकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी हो गई होती है. यू गेन अ लॉट एज अ ह्यूमन बीइंग. देयर इज़ नथिंग टू लूज़ इन दिस प्रेप. यू डेफिनेटली लर्न सो मैनी न्यू थिंग्स एंड यू आर एबल टू फंक्शन वेरी गुड इन सोसाइटी. ये इस प्रेप की खूबसूरती है, इस पूरी जर्नी की खूबसूरती है. सो अपने कभी अभी लाइफ में अगर कभी ऐसा भी होता है कि हम नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं इसको, तो डोंट टेक इट ऑन द हार्ट. प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो पूरी जर्नी है, इट इज़ सपोज टू मेक यू अ गुड पर्सन. हमारी पूरी लाइफ का गोल एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा फंक्शनल सिटीज़न, एक सोसाइटी को एक बून बनना है हमें. वी हैव टू बिकम समबडी हु कंट्रीब्यूट्स टू द सोसाइटी. सो वी हैव many ways to do that and we should keep on finding it. ये जो स्ट्रगल्स से, इन प्रॉब्लम्स से सोल्यूशन ढूंढने का एक जो हैबिट हमें इस पूरे प्रोसेस में आ जाती है, इट हेल्प्स अस एज अ ह्यूमन बीइंग अपनी पूरी लाइफ में आगे भी, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट. और याद रखिएगा कि हर रात के बाद सवेरा होता है. आज नहीं तो कल आपका सपना ज़रूर पूरा होगा. यू विल डेफिनेटली रीच योर गोल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.